स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। जो आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा पैथोफिजियोलॉजी होने वाला है, जो हमारा बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में है। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने एच फर्स्ट और एच सेकेंड में हमने ये पढ़ा था कि हमारे सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, बेसिक हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होता है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये तो उनकी नॉर्मल कंडीशन थी। बट इन केस अगर उनमें कोई डिज़ीज़ हो जाए, कोई ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाए, तो उनकी वजह से उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कैसे अफेक्ट होगी। तो इसको हम समझने से पहले अब इसको हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हमारा 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पैथो फिजियोलॉजी। पैथो की बात करें, कोई हम एक तरीके से कह सकते हैं कोई डिज़ीज़, कोई डिसऑर्डर या फिर कोई अबनॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडी में। फिजियो की मतलब कह सकते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी जो हमारा है वो एक तरीके की स्टडी है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो डिज़ीज़ या फिर जो अबनॉर्मल कंडीशन होती है वो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको कैसे अफेक्ट करती है, क्या चेंजेस आते हैं, उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कैसे अफेक्ट होती है। अब सेकेंड टर्म जो हमारा है वो है हमारा होम्योस्टैसिस। अगर हम सिंपली बात करें होम्योस्टैसिस का, तो हम ये हमारे 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला होता है होम्यो। होम्यो का मतलब होता है सेम या फिर कांस्टेंट, स्टैसिस का मतलब होता है स्टेट। तो एक तरीके से होम्योस्टैसिस हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी है कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें चाहे जो भी चेंज आए, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नहीं अफेक्ट होना चाहिए। अब क्वेश्चन होता है वो कैसे हो सकता है। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, एसिड बेस बैलेंस हो गया, पीएच हो गया। अब जैसे आप समझिए जैसे गर्मी है, गर्मी में क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमेशा सेम बना रहे। सेकेंड की बात करें, अगर ठंडी है तो ठंडी में क्या होता है कि हमें शिवरिंग होती है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट बना रहता है। अब अगर हम सेंटेंस को रीड करें तो होम्योस्टैसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ये ह्यूमंस की एक क्षमता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट इन्वायरमेंटल टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे सूटेबल है हमारे सेल्स के लिए, हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमारे एंजाइम से काम करने के लिए, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहे चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जितने अफेक्ट हो। अब उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पहला, बाय मेंटेनिंग पीएच, टेम्परेचर, एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, होम्योस्टैसिस हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। होम्यो मतलब सेम कांस्टेंट एंड स्टैसिस मतलब स्टेट। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करते हुए चलते हैं, फीडबैक सिस्टम। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में 2 नंबर या 7 नंबर के हिसाब से पूछा जा सकता है। अब सेंटेंस पढ़ने से इसको हम समझते हैं कि फीडबैक सिस्टम होता क्या है। तो अगर हम फीडबैक सिस्टम की बात करें तो जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, अब आप समझिए कि बॉडी में जो भी चेंज आ रहा है या किसी भी वजह से हमारी जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो जा रहा है, तो फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि हम उस कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं कि जो कंडीशन बढ़ा हुआ है वो क्या है। कहीं सेक्रेशन बढ़ गया है, कहीं सेक्रेशन कम हो गया है, कहीं वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया है जहाँ पे डायलेशन होना चाहिए था, या जहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि डायलेशन होना चाहिए था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है। तो एक तरीके से अगर इसके सेंटेंस पढ़ें तो फीडबैक सिस्टम व्हेन देयर आर सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट था वो अफेक्ट हो रहा है, देन बॉडीज फीडबैक सिस्टम वर्क्स टू टेक इट बैक इनटू द नॉर्मल कंडीशन। मतलब वो कैसे ना कैसे करके उसकी जो नॉर्मल स्टेट होती थी या जो उसका बेस्ट सूटेड कंडीशन था हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमारे हॉर्मोन्स के लिए, हमारे एक तरीके से आप समझिए हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, मतलब एक तरीके से समझिए कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट था उसको हमेशा हमें सेम या कॉन्स्टेंट मेंटेन करना होगा। अब समझते हैं कि जो फीडबैक सिस्टम है वो हमारे किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा रिसेप्टार। देखिए, रिसेप्टार हमारे बॉडी का वो पार्ट है कि जो बॉडी में कोई भी जो चेंज आता है जिसकी वजह से जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है जो अफेक्ट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे कि जो रिसेप्टार इज़ अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर और आइडेंटिफाई चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। सेकेंड जो हमारा आता है वो हमारा आता है कंट्रोल सेंटर। अब आप समझिए,
रिसेप्टार था, रिसेप्टार पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किनकी वजह से हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट था वो अफेक्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम उसको एक इनपुट के फॉर्म में जनरेट करा के उसको हम कंट्रोल सेंटर पे भेजेंगे। अब क्या होगा कि जब हमारे कंट्रोल सेंटर को इनपुट रिसीव होगा रिसेप्टार से, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे उसको एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा कि ये किस तरीके का चेंज आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट किया जाएगा। या तो वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में होगा या फिर वो हमारे एक नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में होगा। अब हम थर्ड की बात करते हुए चलते हैं। थर्ड हमारा होता है इफेक्टार। अब इसको समझिएगा, इफेक्टार वो पार्ट है कि जो सिग्नल रिसीव करेगा हमारे कंट्रोल सेंटर से, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करके हमारी जो बॉडी में चेंजेस लाने होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वो पहले की तरह हो पाए। अगर रीड करें तो इफेक्टार दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड इज़ द वन विच रिस्पॉन्सेज टू द मैसेजेस। मतलब देखिए क्या है, पहला इफेक्टार दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, मतलब ये आउटपुट को रिसीव करता है। एंड इज़ द वन विच रिस्पॉन्सेज टू द मैसेजेस, मतलब ये वो चीज़ है कि जो उसको मैसेज मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करके हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हमेशा सेम या फिर कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसकी देखिए, अब इसको समझिएगा, व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जिसकी वजह से या जिस चेंज या जो भी कॉज की वजह से हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, ये उसको बढ़ा देगा। एग्जाम्पल, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब आप देखिए, पहला इसमें दिया हुआ है स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करता है। अब इन केस अगर हम डिलीवरी ऑफ बेबी की बात करें तो क्या होता है कि हमारा जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा क्या होता है कि जो बेबी का जो हेड हो जाता है वो सर्विक्स पे जाता है। मतलब जो बेबी का हेड है तो वो सर्विक्स को हिट करेगा। हिट करने से क्या होगा कि जो सर्विक्स पार्ट था उसकी स्ट्रेचिंग होने लग जाएगी। तो उसकी जब स्ट्रेचिंग होने लग जाएगी तो उसी सर्विक्स से हमारा बेबी बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पे कॉज क्या था कि स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स जो था वो हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट था वो अफेक्ट कर रहा था। ठीक, अब इसको हम उसको फिर आइडेंटिफाई कौन करेगा, रिसेप्टार। अब होता क्या है कि सर्विक्स में हमारे कुछ स्ट्रेस सेंसिटिव नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करेंगे कि उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल या फिर इनपुट जो होगा वो हमारे कंट्रोल सेंटर को सेंड करेंगे। थर्ड पार्ट आता है हमारा कंट्रोल सेंटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इनपुट हमें रिसीव हुआ है रिसेप्टार पे वो वहाँ पे एनालाइज होगा। एनालाइज होने के बाद क्या होगा कि उसका एक आउटपुट जनरेट होगा। अब बात ये उठती है कि यहाँ पे आउटपुट किस फॉर्म में जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें सर्विक्स की स्ट्रेचिंग और करानी है ताकि जो बेबी है वो बाहर निकल सके। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो निकलेगा। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारा होता है इफेक्टार। अब अगर इसको थोड़ा रिवाइज करें, इफेक्टार वो पार्ट होता था कि जो आउटपुट रिसीव कर रहा होता था हमारे कंट्रोल सेंटर से, और उसके जो मैसेजेस उसको मिले होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करके हमारी जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम कांस्टेंट करने में हेल्प करता था। अब रीड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इफेक्टार पढ़िएगा, इसको देखिए। यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो बेबी क्या होगा, वो बेबी जो बॉडी वो सर्विस और स्ट्रेचिंग कराएगा। तो अब स्ट्रेचिंग हो गई तो अब क्या होगा, फिर सिग्नल पहुंचेगा रिसेप्टर के पास कि हमें स्ट्रेचिंग और करानी होगी। तो यहाँ पे समझिए कि जो चीज़ हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा था वो क्या था, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, उसको हम और बढ़ा दे रहे हैं ताकि जो हमें सेम इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मिल सके। अब क्या होगा, सर्विक्स जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा ऑक्सीटोसिन उतना ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो सर्विक्स है वो और ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी वहाँ पे, और जो बेबी है वो ईजिली बाहर निकल आएगा। तो होपफुली इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट फीडबैक सिस्टम जो हमारा है वो हमारा आता है नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो हमारे सेक्रेशंस, जो चीज़ें हमारी चेंजेस ला रहे होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में, उसको या तो हम कम कर देते हैं तो कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये देखिएगा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सेकेंड है हमारा रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल। पहला आएगा हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था कि जो हमारे ये स्टिमुलस वो चीज़ होती थी जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो समझिए, जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा जो ब्लड जिस प्रेशर के साथ मूव करे तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है। सेकेंड, अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कौन करेगा, रिसेप्टार्स। तो इन केस ऑफ
हमारे जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर पे है, हमारे क्या होते हैं कि बैरो रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। तो बैरो रिसेप्टार एक्टिवेट होगा। अब बैरो का मतलब होता है प्रेशर, मतलब कि ये प्रेशर अगर बढ़ेगा या घटेगा ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिर क्या करेगा कि ये उसको इनपुट सेंड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस हमारे कंट्रोल सेंटर के पार्ट। कंट्रोल सेंटर क्या है हमारे यहाँ, ब्रेन है। तो ब्रेन क्या करेगा कि वो इनपुट कलेक्ट करेगा और आउटपुट सेंड करेगा, ठीक। अब आउटपुट कौन रिसीव करेगा, इफेक्टार। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको आउटपुट रिसीव होगा। अब इन केस अगर हम थोड़ा पिछला रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमारे पॉजिटिव फीडबैक में हमारा जो इफेक्टार के पार्ट था हमारा सर्विक्स था। यहाँ पे क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, आउटपुट रिसीव करेंगी, डायलेट होगा। अब डायलेट होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल था वो अपने पे रिटर्न हो जाएगा, दैट इज़ 120 mm ऑफ Hg। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर इस लेक्चर में कुछ कमी लग रही है या कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।